तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें जो हिंदी आता है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग संपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं, व्याकरण, ये जो आपकी परीक्षा हो रही है इसमें व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन अधिकतम रहते हैं। तो आपको व्याकरण पढ़ना होगा। व्याकरण पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कंटेंट पढ़ना होगा। कंटेंट पढ़ के आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए। सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा एग्ज़ाम में आपके होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई व्याकरण की बुक हो तो उसमें दिए रहते हैं जो पीछे क्वेश्चन, उसको हल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है आपको, तभी आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। वीडियो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी देखिए और आपको हल करना है खुद बैठ कर के। किताब निकालिए, किताब में जो पीछे दिया रहता है क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसको हल करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज इस वीडियो को पहले देखते हैं और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों नहीं होगा, भारतीय या ए भी नहीं होगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, हो जाएगा ए। पहला हो जाएगा ऑप्शन भारतीयों। क्या हो जाएगा? भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है, एक ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है सूर्याणी, बी ऑप्शन है सूर्या, सी है सूर्याई और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका डी सूर्यों। तो आपका इसमें से हो जाएगा सही, सूर्या हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। रंगीन में यही छपा है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा हो जाएगा? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा हो जाएगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें संज्ञा पहचानना है कौन सा है। तो ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है क्रोध, सी ऑप्शन है क्रोधी, डी ऑप्शन है क्रोधित। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका क्रोध हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। और क्रोध शब्द से ये सभी, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, ये सभी क्रोध शब्द से ही बने हैं। ठीक है, आंसू, यहाँ पर देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू शब्द का वचन, ए ऑप्शन है आंसू, बी ऑप्शन है आंसुएं, सी ऑप्शन है आंसुओं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आंसू शब्द का बहुवचन आंसू होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से पुल्लिंग एक है चारों में से और आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है बुढ़ापा, बी ऑप्शन है जड़ता, सी है घटना, डी है दया। तो इसमें से हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बुढ़ापा। ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो इसको पढ़ करके बताना है कौन सा कारक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसमें कारक क्या हो जाएगा? यहाँ प्रभु के बाद ऐसे लगा है, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा है। तो विस्मयाद बोधक जिसमें लगा रहता है वो संबोधन कारक होता है, इसको ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, विस्मयाद बोधक ये वाला चिन्ह जहाँ मिल जाए आपको तो इसको मार देंगे आप संबोधन कारक। इसके बाद भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कापन, लड़कपन, लड़काई, लड़काईपन। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लड़कपन। ठीक है, लड़कपन हो जाएगा। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके? शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं शब्द के। ठीक है, 4 भेद। न तो 2 होता है, न तो 6 होता है, न तो 8 होता है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये होते हैं। इसके बाद संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं हिंदी में, तो वो होते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव नहीं, विदेशज नहीं। विदेशज तो विदेशी शब्द को कहते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, जो भारत के नहीं हैं। इसके बाद देशज यानी देसी शब्द नहीं, देसी भी नहीं। तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम, जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं ज्यों का त्यों, बिना कुछ परिवर्तन किए, तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, चेंजिंग जिसमें करके प्रयोग किया गया है हिंदी में वो तद्भव कहलाते हैं। और संस्कृत का ही शब्द वैसे का वैसे हिंदी में प्रयोग जो कर लेते हैं वो होता है तत्सम शब्द। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द वो होता है जो सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब जब तोड़ेंगे तो दोनों अर्थ नहीं रह जाएगा उसका, तो उसको कहते हैं ऋण शब्द। ठीक है, पंकज ये तोड़ सकते हो उसको। विद्यालय इसको भी तोड़ सकते हो, विद्यालय। समतल, सम प्लस तल, ये सभी तोड़ सकते हो, लेकिन दिन जो शब्द है यहाँ पर ये आप नहीं तोड़ सकते हो। तोड़कर देखिए, यहाँ पर दी कर दीजिए, यहाँ पर न। एक अगर दी लेते हैं तो दी का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं। न अगर लेते हैं तो न का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी ऋण शब्द है दिन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रिंट में ए के बाद सी लिखा गया है, तो इसको ए बी रहेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही होगा दिन, ऋण शब्द दिन होगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इसमें क्या पूछा गया है? योग रूढ़। योग रूढ़ वही शब्द होता है जो 2 शब्द मिलने के बाद एक नया अर्थ देते हैं। ठीक है, मिलने के बाद एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हैं। पवित्र नहीं, ये नहीं होगा। कुशल ये भी नहीं होगा। विनिमय ये भी नहीं होगा। जलज यही हो जाएगा। जल प्लस ज यानी जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल, तो हो जाएगा जलज। मजिस्ट्रेट शब्द है, क्या है मजिस्ट्रेट शब्द? तत्सम, देशज, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर देशज 2 बार आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विदेशज हो जाएगा। ये मजिस्ट्रेट विदेशज हो जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश अपना इंडियन शब्द नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है। अंग्रेजी तो विदेश का शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है?
दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ जब देते हैं योग ऋण कहलाते हैं, यानी एक नए अर्थ की ओर संकेत जब होता है तो योग ऋण होता है। तो क्या हो जाएगा? पीला नहीं, ये तो पीला क्या है? ये तो क्या है? ये ऋण शब्द है पीला। पड़ोसी, ये भी नहीं है योग ऋण। बहू, ये भी नहीं है योग ऋण। योग ऋण है लंबोदर। लंबोदर कहने से क्या अर्थ निकलता है इसका? जिसका अलग अर्थ निकल जाए वो उसको आप लोग क्या कहेंगे? योग ऋण शब्द होगा, वो जानते रहिए। तो लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। तो लंबोदर कहने से क्या अर्थ निकला? गणेश भगवान, गणेश, यानी तब यही योग ऋण होगा शब्द। अगला है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद देखिए, पहला ऑप्शन है मऊधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। तो क्या हो जाएगा आपका? महाधन उष्ण हो जाएगा, यही सही हो जाएगा आपका संधि विच्छेद इसका। अगला देखते हैं, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए है आशीर प्लस वाद, बी है आशी प्लस वाद, सी है आशीर्वाद, यहाँ प्लस नहीं लगा है, यहाँ भी प्लस नहीं लगा, त्रुटि है, लिखने में मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा आशीह प्लस वाद हो जाएगा। आशीह, आशीह प्लस वाद, और ए विसर्ग संधि आपकी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको संधि संधि सब कुछ पढ़ना है, व्याकरण में सब कुछ कंटेंट पढ़ना है, और कंटेंट पढ़ना है तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं या किसी और वीडियो से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, तभी सही रहेगा आपके लिए। सिर्फ यही हल कर लेने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादा। ठीक है, तो आगे चलिए। ये हल करने से आपको अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो ये भी हल करना है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं हल करना है, इसको बहुत ज़रूरी है हल करना। लेकिन इसके साथ साथ आपको कंटेंट भी पढ़ना है। कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उतना बढ़िया से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश, महो प्लस ईश, महा प्लस ईश, मही प्लस ईश, मही प्लस ईश। तो क्या हो जाएगा इसका? महा प्लस ईश हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। और अगर ये पूछा जाए कौन सी संधि है तो गुण संधि बताना है। कौन सी संधि? गुण संधि होगी। आगे चलो। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, अनु प्लस आय। तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस ए, ये हो जाएगा आपका इसका सही संधि विच्छेद। और अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो ये है संधि यण संधि है। ठीक है, ध्यान रखना, यण संधि। यण संधि का पहचान यही है, बीच में कोई न कोई आधा अक्षर आता है तो यण संधि बताना है आपको। देखो इसमें भी आधा अक्षर है, आधा न है, तो यण संधि की यही पहचान है, आधा अक्षर आएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। परोपकार, विसर्ग संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, कौन सी संधि है बताओ? तो परोपकार इसमें हो जाएगा पर धन उपकार। इसकी विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार हो जाता है। परोपकार का पर धन उपकार। और संधि की अगर बात करें तो गुण संधि है परोपकार में। कौन सी संधि? गुण संधि। देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, गुण संधि होगी आपकी। ठीक है, ऊपर एक मात्रा ऊपर सिर्फ सिंगल दिखे तो गुण संधि बताना है, चाहे ओ की मात्रा हो चाहे ए की मात्रा हो, लेकिन ऊपर ये सिंगल अगर दिख रहा है तो गुण संधि ही होगा। अगला देखते हैं। पवित्र, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र, पवित्र संधि क्या है? यण संधि है कि अयादि संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है? तो बताइए आप लोग। पवित्र,
पवित्र में हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, पो प्लस इत्र, तो पो का हो जाता है, ओ का होता है औ, तो पो का हो जाएगा पौ प्लस इत्र। जब दोनों को जोड़ेंगे वह पर ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा वी, हो जाएगा पवित्र बन गया। ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। क्या हो जाएगा, तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। क्या होता है, इति प्लस आदि। तो क्या हो जाएगा, देखो इति प्लस आदि नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, इति प्लस आदि होता है। और अगर संधि पूछे कौन सी है तो ए हो जाएगा यण संधि, यण संधि हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद है, धरेश का, देखो धरेश में हो जाएगा आपका संधि, देखो पहले है धरा प्लस अस, धर धन ईश, धरा धन ईश, धरा धन ईश। तो इसमें क्या हो जाएगा संधि, सही संधि क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, तो धरा प्लस ईश हो जाएगा। कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर संधि पूछेंगे कौन सी संधि है तो गुण संधि है। कौन सी संधि, गुण संधि। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का हो जाएगा, एक पहला ऑप्शन है निराधन आशा, दूसरा है निर्धन आशा, तीसरा निराअर्थक, चौथा निधन आशा, निर्धन आशा। एक ऑप्शन यहाँ पर गलत आ गया है, इसको हटा देंगे, 4 ही ऑप्शन है। तो आपका हो जाएगा इसमें से क्या सही, निधन आशा होगा निराशा का, ये सही है। क्या है, निधन आशा। ठीक है। ये दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बताओ आप लोग। दो वर्णों के, समास कहेंगे कि संधि कहेंगे कि उपसर्ग कहेंगे कि प्रत्यय कहेंगे। दो वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है, ध्यान रखना। दो वर्णों के मेल से कहा गया है, तो दो वर्ण जब मिलते हैं तो संधि उसको कहा जाता है। अगर दो शब्द या दो पद मिलते हैं तो उसको समास कहा जाता है। संधि और समास में यही अंतर है, संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में शब्द मिलते हैं या पद मिलते हैं। ठीक है। पद और शब्द में यही, पद और शब्द आपको वीडियो में आपको पढ़ेंगे आप लोग तो जानेंगे, इसमें नहीं, वीडियो में आप लोग देखना। ठीक है, उसमें बनाएंगे हम वीडियो। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के प्रकार कितने, मतलब कितने प्रकार के संधि हैं, संधि के भेद यानी पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो संधि के भेद हैं 3। संधि के भेद कितने हैं, 3। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। संधि के 3 प्रकार, संधि मतलब 3 भेद हैं संधि के। और स्वर संधि के अगर पूछे तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सिर्फ अगर संधि का भेद पूछा है आपसे तो 3 ही बताना है, अगर स्वर संधि का भेद पूछा है तो 5 बताएंगे। ठीक। दयानंद में कौन सी संधि है, इसका नाम बताना है। पहला है गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा यण संधि। तो दयानंद, तो इसमें हो जाएगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। तो यहाँ आ प्लस आ बराबर आ हुआ है, यानी आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो इस पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा दीर्घ, तीसरा व्यंजन, चौथा यण। तो कपीस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कपि प्लस ईश, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होगा।
अगला देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है सदैव। तो व्यंजन है कि दीर्घ है कि वृद्धि है कि यण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सदैव, सदा प्लस एव, तो सदैव हो गया है। यानी ऊपर दो मात्रा जब दिख जाए, यहाँ जैसे ऊपर दिख रहा है, ऊपर दो दिखे तो इसको आपको बताना होगा वृद्धि संधि होगी। ठीक है, आगे चलो। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? संयोग नहीं, ये स्वर संधि नहीं है। नमस्कार ये भी नहीं है। मनोहर नहीं। पवन है। पवन स्वर संधि का उदाहरण है। और कौन सी संधि है पवन में? अयादि संधि है। अयादि स्वर संधि में अयादि संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है कहा है। वृद्धि संधि कौन सा नहीं है? ये तो वृद्धि संधि है, क्योंकि ऊपर दो दिख रहा है, इसमें भी ऊपर दो दिख रहा है मात्रा, ये भी दीर्घ संधि है। इसमें भी दो दिख रहा है, दीर्घ संधि वृद्धि संधि है। इसमें सिंगल दिख रहा है, तो ये दीर्घ क्या है? वृद्धि संधि नहीं है। तो वृद्धि संधि नहीं है तो ये गुण संधि है। गुण संधि में ऊपर एक दिखता है और वृद्धि में दो दिखता है ऊपर। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी इसमें बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। जल्दी, 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 तो इसमें शुद्ध होगा आपका यही जल्दी। ठीक है, यही शुद्ध है शब्द। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। प्राकथन, प्राकथन, प्रकथन, प्रकाथन, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा प्राकथन शुद्ध होता है। ठीक है, प्राकथन। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें करना है। क्या सही है इसमें से? क्षेत्र है कि छत्र है कि क्षेत्र है कि क्षेत्र है? तो आपका क्षेत्र यहाँ ये वाला हो जाएगा, पहला वाला होगा, क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। रासायनिक सही होता है कि रासायनिक की? रासायनिक की रासायनिक? कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ? तो इसमें से हो जाएगा रासायनिक। रसायन, इसमें है रसायन प्लस इक प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय जिसमें जुड़ता है सामने वाले को आ कर देता है, आ की मात्रा। तो रसायन था तो रासायन हो गया, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, 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 कौन सा शुद्ध है? तो द्वंद्व लिखा सही है, द्वंद्व ये वाला सही है। ठीक है, यही सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि वर्ण कहते हैं कि स्वर कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसको भी ध्यान रखना, खंड नहीं होता इसका। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं बताओ? शब्द समूह को कहते हैं कि वर्णों के संकलन को कहते हैं कि शब्द गणना को कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहाँ गया? किधर गया, किधर गया? यहाँ पर है। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनि, इसको तो एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाइए। जिस वीडियो में लिखा होगा क्या लिखा होगा?
संपूर्ण ध्वनियों का उच्चारण स्थान करके एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें पूरी ध्वनि को जितने जितने वर्ण होते हैं सभी का उच्चारण स्थान उसमें हम बता दिए हैं। बहुत अच्छा वो वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर वो पढ़ लेंगे तो आपका काम एकदम बढ़िया से बन जाएगा और इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनियाँ हैं क ख, एक कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ ध्वनि यही है क ख, क ख ग घ अंग सभी हैं कंठ ध्वनि, तो 2 ही दिया है इसमें। और च छ जो है ये तालव्य होता है, तालव्य ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य होते हैं, कंठ तो होता है क वर्ग, तालव्य होता है च वर्ग, इसके बाद मूर्धन्य होता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ मूर्धन्य होता है। तो ट यानी ड ढ यहाँ इसमें मिल रहा है, तो यही है मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अ आ यानी सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। कोई भी स्वर अगर आए तो उसको आप बताएंगे अल्पप्राण हैं। ठीक है, अल्पप्राण ध्वनि। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नाक के सारे जो बोलते हैं उसको नासिक कहते हैं, तो इ जो है यही नासिक की व्यंजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक है कि ओष्ठ है कि कंठ तालव्य है कि दंत है। तो ए है अ और ई से बनता है ए, यानी अ होता है आपका कंठ, कंठ होता है अ और ई होता है तालव्य, तो कंठ तालव्य हो जाएगा सही ऑप्शन ए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो ट वर्ग होता है मूर्धन्य, तो ट वर्ग में यही आएंगे ट ठ ड ढ ड़, तो यही है। अगला देखते हैं। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।